Hello students, welcome in confidence classes. Myself रोहित गुप्ता और बच्चों इस समय मैं आपको मैनेज करा रहा हूँ क्लास 11th के लिए बिजनेस स्टडी। और आज मैं आपको जो सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये सेगमेंट है पार्टनरशिप पर। तो सिंपली वर्ड में अगर हम बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, तो आप कह सकते हो जब दो या दो से अधिक पर्टिकुलर पर्सन मिल करके कोई कंबाइंड रूप से बिजनेस स्टार्ट करे, ज्वाइंट रूप से कोई बिजनेस स्टार्ट करे, तो ये बिजनेस कहलाता है पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, ये बिजनेस में जो पार्टनर्स कलेक्ट हुए हैं इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी। और हम लोग ये एग्रीमेंट जो होते हैं इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड्स। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो चलिए एक डेफिनेशन देखें पार्टनरशिप की। डेफिनेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है पहले। पार्टनरशिप इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल बिजनेस। एज द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रो, one person is not enough to carry on managerial activities. Therefore, two or more person form partnership to carry on business. This form of business start to overcome the problem of sole proprietorship. तो बच्चों अपनी पिछली क्लिपिंग आपको मैं सोल प्रोप्राइटरशिप दिखा रहा था, अगर आपको याद हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ कुछ एक प्रॉब्लम्स थी। आपने याद करो उसकी डिमेरिट्स। तो आपने कहा था लिमिटेड कैपिटल, एक अकेला बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस जब स्टार्ट करेगा तो जितनी अपनी खुद की कैपिटल है उसी कैपिटल को बिजनेस में लगा पाएगा और उसकी वजह से बिजनेस एक लेवल तक जाके रुक जाएगा। उससे ऊपर अगर आप कुछ और सोचो कि बिजनेस ग्रोथ करें तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, आपकी अपनी जो एबिलिटी है उसी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जहां तक आप बिजनेस बढ़ा पाए, उसके आगे अगर आप बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हो तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप की इन्हीं कमियों को दूर करते हुए अगर हम बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड कराना चाहें, अगर हम बिजनेस को और ज्यादा ग्रोथ पे ले जाना चाहें, तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है पार्टनरशिप बिजनेस। स्मॉल स्केल पे या मीडियम स्केल पे अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसे पार्टनरशिप के रूप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है, दो या दो से अधिक बंदे मिल करके जब ज्वाइंट रूप से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उन सब की कैपिटल इन्वॉल्व होगी बिजनेस में। तो नो डाउट सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में यहां पर ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट हो पाएगी। सेम लाइक दो या दो से अधिक बंदे मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो उन सब की स्किल और एबिलिटी आप बिजनेस में यूज कर पाओगे। इससे ओवरऑल बिजनेस की एफिशिएंसी और मैनेजरियल स्किल आपकी बढ़ती है। तो ये है कुछ एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसीलिए ये कहा गया है कि अगर आप स्मॉल स्केल पे या मीडियम स्केल पे काम कर रहे हो और बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रोथ ले जाना चाहते हो तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा पार्टनरशिप। ठीक है, आइए एक डेफिनेशन देखना चाहेंगे। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन who agree to jointly pursue a business activity. They pool their managerial and financial resources for the purpose. हर एक बंदा जो इस पार्टनरशिप बिजनेस में जुड़ेगा वो अपनी अपनी कैपिटल और अपनी अपनी स्किल साथ में लेकर आएगा। उन सब की मैनेजरियल स्किल और कैपिटल की वजह से बिजनेस को आप कहीं ज्यादा ग्रोथ तक ले जा सकते हो। दैट इज एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, एक पार्टनरशिप बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसके ऊपर जो रूल्स आते हैं वो चलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। तो उसी पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन आपके सामने मैं रख रहा हूं। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो दो या दो से अधिक बंदे मिल करके अपनी कैपिटल लगा करके एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ये तमाम पार्टनर आपस में उसको शेयर करेंगे। अच्छा, इस बिजनेस को ऑपरेट कौन करेगा? ये तो तय हो जाता है पार्टनर्स के बीच में। ऐसा हो सकता है कि सारे लोग मिल करके उस बिजनेस के बारे में मैनेजमेंट करें और ऑपरेट करें, या फिर उनमें से एक बंदा सारे का रिप्रेजेंटेटिव बन करके उस बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। तो वही मैंने आपको लिख के दिया है यहां पर, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
तो ये डेफिनेशन बच्चों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। एक डेफिनेशन और देना चाहूंगा एलएच हेने की। पार्टनरशिप में बी डिफाइंड as the relation between the person who agreed to carry on a business in common with a view to private gain। पार्टनरशिप दो या दो से अधिक बंदों का मिलकर के एक बिजनेस है जिसमें हर एक बंदा अपने प्राइवेट बेनिफिट्स के लिए मर्ज होकर के मिल करके कोई बिजनेस ऑपरेट करता है, दैट इज अ पार्टनरशिप बिजनेस। एक डेफिनेशन और लेना चाहे किम्बाल के लिए, अ पार्टनरशिप फर्म इज अ ग्रुप ऑफ मैन who have joint capital and services for the prosecuting of some enterprises। और ये विलियम्स की पार्टनरशिप हैज टू और मोर मेंबर each of whom is responsible for the partnership, each of the partner may be bind the other for debt of the partnership। तो ये बच्चों डेफिनेशन पार्टनरशिप की। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस में फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की। तो पहला हेडिंग देते फिर डिफाइन करता हूं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फॉर्मेशन, लायबिलिटी, रिस्क बेयरिंग, डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पार्टनर्स और म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। तो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप के फॉर्मेशन की। बच्चों जब कुछ बंदे मिलकर पार्टनरशिप के रूप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्हें एक एग्रीमेंट कराना होता है। इन पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और जनरली केसेस में ये एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और फिर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है। वैसे आपको बता दूं ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, वॉलंटरी है, आपकी मर्जी, चाहे पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन कराए या ना कराए। तो चलिए फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे होती है। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस by legal agreement between the partners, that's called partnership deed। in this agreement the terms and condition of partner, the ratio of sharing of profit and loss are specified। तो तमाम पार्टनर जब कोई पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो एक एग्रीमेंट करते हैं। ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें इन पार्टनर्स के बीच में क्या टर्म्स और कंडीशंस तय हुई है और प्रॉफिट और लॉस जो भी बिजनेस में होगा उसको किस तरह से किस रेशियो में बांटा जाएगा, ये तमाम बातें मेंशन होती हैं। दैट इज अ एग्रीमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। चलिए नेक्स्ट फीचर्स आपका है। अच्छा एक चीज आपको मैं और बता दूं, द पार्टनर मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस रन विद मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सो इफ टू पार्टनर ज्वाइन टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पस इज नॉट पार्टनरशिप। तो बच्चों ये याद रखिएगा जब दो या दो से अधिक मेंबर मिलते हैं तो वो मिलकर के प्रॉफिट के लिए कोई बिजनेस करे तब वो पार्टनरशिप कहलाएगी। अगर दो या दो से अधिक बंदे मिले लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं, चैरिटेबल पर्पस से कोई काम करने के लिए अपना काम स्टार्ट करे तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपका बिजनेस प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर आप किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए कंबाइन हुए हो, ज्वाइंट हुए हो तो पार्टनरशिप नहीं कहलाती। जैसे मान लीजिए मैं हूं रोहित गुप्ता, एक बंदा है विवेक, मैंने और विवेक ने मिल करके एक चैरिटी का काम स्टार्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया तो ये पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी क्योंकि यहां पर मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। यहीं पर एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, जरा पढ़िए। एंड इवन टू पीपल ज्वाइनिंग टुगेदर फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज सच एज रॉबरी, स्टीलिंग, गैम्बलिंग एटसेट्रा इज आल्सो नॉट अ पार्टनरशिप। जब दो या दो से अधिक बंदे मिल करके काम करें तो ये जो वर्क होने जा रहा है, ये एक्टिविटीज होने जा रही है, ये लॉफुल होनी चाहिए, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज भी नहीं होनी चाहिए। जैसे दो बंदे हैं एक्स और वाई मिल करके एक रॉबरी करने के लिए प्लान करते हैं तो क्या ये पार्टनरशिप हो जाएगी? सब प्रॉफिट के लिए तो हो रहा है, रॉबरी करके जो आएगा उसको आधा आधा बांट लेंगे, नहीं सर, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज है, ये भी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो पार्टनरशिप के लिए जब दो या दो से अधिक बंदे एक साथ जुड़ेंगे तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो किसी लॉफुल एक्टिविटीज के लिए होना चाहिए और प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। अगर वो एक्टिविटीज प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, अगर वो केवल चैरिटी के काम से मिलकर काम करना चाह रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, या फिर वो किसी अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए कंबाइन ज्वाइंट हो रहे हैं तो वो भी पार्टनरशिप नहीं कहलाती। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वो एक्टिविटीज प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए और लॉफुल एक्टिविटीज होनी चाहिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज ना हो, वरना वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती।
आगे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटीज की। तो बच्चों पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर होते हैं उन तमाम पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी कि अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म में कोई लॉस हो और पार्टनरशिप फर्म की तमाम एसेट्स बेच करके भी उन लायबिलिटीज को पूरा ना किया जा सके, तो जो क्रेडिटर्स है फर्म के वो इन तमाम पार्टनर की पर्सनल एसेट्स के ऊपर अपने राइट्स देंगे और उन पर्सनल एसेट्स को सीज करके उसको सेल करके अपनी अमाउंट्स की रिकवरी करा सकते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के मामले में सोल प्रोप्राइटर की तरह पार्टनर्स की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है बच्चों। लेकिन एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, इंडिया में एक एक्ट आया है 2008 में जिसे हम लोग कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 में आया है। अभी आगे मैं यहां पर दिखाऊंगा। इस लिमिटेड लायबिलिटी में अगर आपके पार्टनर्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी एक पार्टनर को छोड़कर के बाकी सारे पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड करा दी जाती है। लेकिन एक पार्टनर को एटलीस्ट वहां पर अपनी लायबिलिटी को अनलिमिटेड रखना होगा। ये आया है 2008 में एक एक्ट, इसे हम लोग कहते हैं LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अदरवाइज हम जनरल बात करें तो जनरली किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और वही यहां मैंने लिखा है, द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लायबल टू पे बैक द डेब्ट of the firm at the time of loss. If the firm assets are not sufficient to pay back the debts, then creditors can have the claim over the personal property of the partners also. आगे बढ़ते हैं, रिस्क बेरिंग। पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व है, हर एक पार्टनर को अपने बिजनेस के रिस्क को शेयर करना पड़ता है। ये रिस्क किस रेशियो में शेयर करेंगे ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया जाता है। तो वो यहां पे मैंने लिखा है, द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। इन केस नो रेशियो इज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट देन द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द ऑल द मेंबर। तो पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स हो या अगर कोई लॉस हो तो जो भी लॉस हो, ये तमाम पार्टनर के बीच में प्रॉफिट या लॉस शेयर कर दिया जाता है। और किस रेशियो में ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के समय मेंशन कर दिया जाता है और जो एग्रीमेंट में रेशियो मेंशन है उसी रेशियो में पार्टनरशिप बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को तमाम पार्टनर में अलोकेट कर दिया जाता है। बट बच्चों अगर मान लो एग्रीमेंट नहीं बना या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रॉफिट लॉस के रेशियो किस रेशियो में बटेंगे उसका कोई रेशियो मेंशन नहीं है, तो फिर तमाम पार्टनर को प्रॉफिट हो या लॉस जो भी उसे इक्वल रेशियो में लेना होगा। तो दैट विल बी इक्वल रेशियो इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट और से इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, अदरवाइज अगर एग्रीमेंट में मेंशन है और एग्रीमेंट बना है, एग्रीमेंट में मेंशन है, तो जो एग्रीमेंट में रेशियो मेंशन है उसी रेशियो में ये तमाम पार्टनर फर्म के प्रॉफिट और लॉस को आपस में अलोकेट करेंगे। आगे बढ़े, डिसीजन मेकिंग। पार्टनरशिप के बिजनेस में जनरली कोई भी डिसीजन सारे पार्टनर की सहमति से होता है, बट अगर सारे पार्टनर चाहें तो अपने तमाम पार्टनर्स में से किसी एक को अपनी तरफ से अथॉराइज कर सकते हैं। उस सूरत में उस बंदे को पार्टनर्स के बिहाफ पे डिसीजन लेने का राइट्स हो जाता है। लेकिन जहां पर क्रूशियल मैटर फंसता है वहां पे फिर सारे पार्टनर्स का पहले डिसीजन होगा, उन सब की राय से तब फिर फाइनल कोई डिसीजन लिया जाता है। तो ये डिसीजन मेकिंग। All the partners are allowed to manage the partnership firm. They may specify the work area of each partner in the partnership deed also. Generally, day-to-day management is carried on by one or two partner, whereas for crucial decision, all the partners are consulted. तो जैसा मैंने कहा कि डे टू डे का जो वर्क होता है, रूटीन वर्क, उसके लिए कभी कभी एक या दो पार्टनर को अपॉइंट कर दिया जाता है, वही वर्क कंडक्ट करते रहते हैं। लेकिन जहां कोई क्रूशियल मैटर फंसता है तो फिर वहां सारे पार्टनर से एडवाइस देकर के उनसे कंसल्ट करके तब कोई डिसीजन लिया जाता है पार्टनरशिप फर्म के मामले में। आगे बढ़े, कंटिन्यूटी। बच्चों पार्टनरशिप के बिजनेस में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो अगर बाकी पार्टनर चाहे तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके जो भी कैपिटल या जो भी प्रॉफिट्स या शेयर थे, उसके जो भी लीगल
बंदे हैं उनको पे करके बिजनेस को रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू आगे चला सकते हैं। और अगर चाहे तो बाकी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वहीं पर पार्टनरशिप फर्म खत्म कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है रिमेनिंग पार्टनर्स क्या चाहते हैं। तो पढ़िए जरा कंटिन्यूटी। द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू टिल all the partner desire to continue it. Legally, it come to an end at the retirement or death of any one partner. Even after retirement and death, also the partnership firm can continue if all the remaining partners agree. In that cases, they settle the claim of ongoing partner and then continue with the business. तो जनरली पार्टनरशिप बिजनेस में जब तक पार्टनर चाहेंगे तब तक पार्टनरशिप बिजनेस चलता रहता है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है तो फिर अगर पार्टनर चाहे तो उसी समय ये पार्टनरशिप फर्म खत्म कर सकते हैं। और अगर पार्टनर्स चाहे तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है या जो पार्टनर रिटायर्ड हुआ है उसका जो भी शेयर है उसको दे करके, उसके फैमिली मेंबर को दे करके रिमेनिंग पार्टनर अपने इस पार्टनरशिप फर्म को आगे कंटिन्यू चला सकते हैं। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन रिमेनिंग पार्टनर्स। ये कंटिन्यूटी। आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ पार्टनर। तो बच्चों कंपनी एक्ट 2013 अभी एक अमेंडमेंट हुआ है, उस अमेंडमेंट के तहत अब किसी भी पार्टनरशिप फर्म में एटलीस्ट कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 2 और मैक्सिमम हो सकते हैं 100, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट की प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। गवर्नमेंट जितना प्रिस्क्राइब करे उतने मेंबर हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 100 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते। तो वही मैंने आपको लिखा है, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर टू form a partnership firm are 2 and maximum as per section 464 of the Company Act 2013 is 100 subject to the number of prescribed by the government. At present as per rule 10 of the Company Act 2014 the maximum number prescribed by the government is 50. तो पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 100 तक मेंबर हो सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे उतने मेंबर हो सकते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा मेंबर गवर्नमेंट भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। और फिर मैंने आपको लिख के दिया कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने मैक्सिमम कितने प्रिस्क्राइब करे हैं? 50 मेंबर। तो मैक्सिमम इस समय 50 मेंबर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2014। चलिए आगे बढ़ते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। बच्चों पार्टनरशिप फर्म के मामले में तमाम पार्टनर्स जो भी एग्रीमेंट करते हैं आउटसाइडर के साथ, याद रखिए उस एग्रीमेंट में ना वो खुद अपने आप को बाउंड करते हैं बल्कि बाकी पार्टनर को भी उस एग्रीमेंट के साथ बाउंड कर देते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के मामले में तमाम पार्टनर एक दूसरे के एजेंट की तरह काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फर्म में ए, बी, सी 3 पार्टनर है, तो ए जो भी एग्रीमेंट करेगा उसके साथ ए खुद तो बाउंड हुआ ही उस एग्रीमेंट में। अगर ए ने किसी आउटसाइडर के साथ कोई एग्रीमेंट किया तो उस एग्रीमेंट में ए ने अपने आप को तो बाउंड किया, उसके साथ ही साथ बी और सी को भी उस एग्रीमेंट में बाउंड कर लिया। क्योंकि ए जो भी वर्क कर रहा है पार्टनर की हैसियत से, वो सिर्फ अपनी इंडिविजुअल हैसियत से नहीं कर रहा है, वो बाकी पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव भी बनकर वो एग्रीमेंट कर रहा है। बाकी पार्टनर का वो एक तरह से एजेंट है। हम लोग इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो पार्टनरशिप फर्म के मामले में हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है। अपनी एक्टिविटीज के जरिए न सिर्फ वो एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, बाकी पार्टनर को भी वो उस एग्रीमेंट के साथ बाउंड करा देता है। बिकॉज देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। तो पढ़िए, एवरी पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। किसी भी फर्म का पार्टनर फर्म का एजेंट होता है, न सिर्फ फर्म का बल्कि बाकी पार्टनर का भी एजेंट होता है। The act of one partner are binding on other partner. Each partner is entitled to take part in the management and enter into contract with outsider. The contract signed by any one partner is binding on the other partner. Partnership business can be carried on by all the partner or by any of them acting on behalf of others. पार्टनरशिप बिजनेस में जब भी कोई पार्टनर किसी आउटसाइडर के साथ एग्रीमेंट करता है तो चूंकि वो फर्म का भी एजेंट है और बाकी पार्टनर का भी एजेंट है, इसलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो उसने आउटसाइडर के साथ किया है कोई एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के साथ न सिर्फ वो अपने आप को बाउंड करता है बल्कि बाकी पार्टनर और फर्म को भी उस एग्रीमेंट के साथ वो बाउंड करा देता है।
क्योंकि वो आपके बाकी फर्म के जो पार्टनर है उन सब के लिए एक एजेंट का काम करता है। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। दैट्स कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरिट्स या एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। आइए बात करते हैं पार्टनरशिप के एडवांटेज क्या है। पहला हेडिंग देख ले, इजी टू फॉर्म, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, रिस्क शेयरिंग और सेक्रेसी। तो फर्स्ट, इजी टू फॉर्म। बच्चों, सोल प्रोप्राइटर की तरह पार्टनरशिप बिजनेस भी फॉर्मेशन के मामले में काफी इजी है। इसके लिए भी बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती। दो या दो से अधिक बंदे जब पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे तो वो आपस में एक एग्रीमेंट करके अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती। सो दैट इजी टू फॉर्म। नेक्स्ट, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। बच्चों, पार्टनरशिप बिजनेस में जब भी कोई पॉलिसी बनाई जानी होती है, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, तो सारे पार्टनर मिल करके, अगर कोई क्रूशियल मैटर फंस गया तो उसके बारे में सब आपस में राय मशवरा करके तब कोई डिसीजन लेते हैं। तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग आप कह सकते हो इन केस ऑफ, इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर में प्रोप्राइटर अकेले डिसीजन ले रहा है। वो डिसीजन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि वो अपने दिमाग से डिसीजन ले रहा है, उसने किसी से डिस्कस तक नहीं किया। हो सकता है उसकी थॉट्स गलत हो तो वो अपने बिजनेस को ले डूबेगा। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा नहीं हो सकता। एक से भले दो, दो से भले चार, कहते हैं ना। तो भैया मेरा दिमाग भी काम कर रहा है, आपका दिमाग भी काम कर रहा है, आपका दिमाग भी काम कर रहा है, सारे पार्टनर मिल करके डिस्कशन करके कोई फाइनल डिसीजन ले रहे हैं। इससे डिसीजन के गलत होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। बैलेंस डिसीजन। In partnership, the partner can divide the work according to their skill and knowledge. The division of work lead to specialization and efficiency in management and other activities of the firm. यहाँ पर एक बात और मेंशन कर दी गई है कि सर जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में जो वर्क होते हैं उसको आपस में अलोकेट कर लेते हैं। हर एक बंदा अपनी स्किल और एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। इसकी वजह से आपके बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, जो परफॉर्मेंस है, और ज्यादा इंप्रूव होकर आती है। आगे बढ़े, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बच्चों, सोल प्रोप्राइटर में प्रोप्राइटर के पास अपनी खुद की जितनी कैपिटल है, बस उतनी कैपिटल वो बिजनेस में इन्वॉल्व कर पाता है। अगर अनफॉर्चुनेटली वो बिजनेस ग्रोथ करना चाहे तो पॉसिबिलिटी नहीं रहती, बिकॉज ऑफ लिमिटेड कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म में यही एक अच्छी बात है कि दो चार बंदे मिल करके बिजनेस जब कर रहे हैं तो हर एक बंदा अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से बिजनेस में कैपिटल लगाता है। इसकी वजह से बिजनेस में अच्छी खासी कैपिटल इन्वॉल्व हो जाती है और काफी लार्ज स्केल तक आप बिजनेस कर सकते हो, अपने बिजनेस को काफी ग्रोथ तक ले जा सकते हो। तो ये बेनिफिट्स होता है पार्टनरशिप का, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट, रिस्क शेयरिंग। बच्चों, सोल प्रोप्राइटर में जो भी लॉस होगा सोल प्रोप्राइटर को अकेले बियर करना पड़ता है। हैवी लॉसेस हुआ तो सारा लॉस बेचारा वो अकेले झेलेगा। पार्टनरशिप में ये नहीं होता। प्रॉफिट है तो सब लोगों में शेयर होगा, रिस्क हुआ, लॉस हुआ तो वो भी सब लोगों में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है। इसलिए किसी एक बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आने पाता, रिस्क शेयर हो जाता है। सेक्रेसी। पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती है वो केवल पार्टनर्स ही करते हैं। जो डिसीजन लेना है, जो भी प्लानिंग करनी है, जो पॉलिसी बनानी है, वो पार्टनर्स के बीच में ही होती है। तो जाहिर सी बात है कोई आउटसाइडर बिजनेस की सेक्रेसी को नहीं जाने पाता। सोल प्रोप्राइटर की तरह पार्टनरशिप बिजनेस में भी जो बिजनेस की सेक्रेसी है वो केवल पार्टनर तक ही सीमित होती है। कभी बाहरी पर्सन को बिजनेस की पॉलिसी या बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। पूरी सेक्रेसी जो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है वो पार्टनरशिप बिजनेस में भी मेंटेन रहती है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म।